Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 29 जुलाई 2024. तो आज हम 29 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 29 जुलाई 2024 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो सबसे पहले वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय समाचार। कुछ इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय समाचार में हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अगर कोई रिपोर्ट जारी की है, कोई रैंक जारी की है, या फिर दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एमओयू साइन हुआ है, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो हम इंटरनेशनल न्यूज में कवर करेंगे। सेकंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, जिसमें हम राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, इनिशिएटिव या कैबिनेट से कोई अप्रूवल है तो उससे रिलेटेड हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट राज्य समाचार, स्टेट न्यूज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कोई कैंपेन है या कोई स्कीम स्टेट गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक स्टेट ने लॉन्च किया तो वो स्टेट न्यूज में कवर करेंगे। बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज, बैंक और वित्तीय समाचार हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, कुछ रक्षा समाचार हम देखेंगे। इंडियन डिफेंस से अगर कोई एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बन रहा है। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज कवर करेंगे, कुछ खेल समाचार देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड जो खबरें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ औपचारिक न्यूज, कुछ शोक समाचार डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड हम कुछ खबरें देखेंगे। और लास्ट में आज की क्लास में हम देखेंगे समरी या सारांश की आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं फॉर 29 जुलाई 2024 करंट अफेयर्स। So let's start the session. The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो टोक्यो में अभी विदेश मंत्री जयशंकर जी ने महात्मा गांधी की एक जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसका अनावरण किया है। तो विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। गांधी की वैश्विक विरासत और उनके शाश्वत शांति और अहिंसा के संदेश को इस कार्यक्रम ने उजागर किया है। यह अनावरण करोड़ विदेशी मंत्रियों की बैठक के लिए जयशंकर की जापान यात्रा के साथ हुआ। भारत जापान मित्रता और साझा मूल्यों का प्रतीक यह प्रतिमा है। जो ये जो बस्ट है, जो सिंबल है, ये बेसिकली है, जो स्टैचू है, ये सिंबल है इंडिया और जापान फ्रेंडशिप का। नेक्स्ट इज जापान की सादो सोने की खान को यूनेस्को का दर्जा मिला। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, जिसकी अध्यक्षता 46वीं अभी भारत ने की थी, तो वहां पर 27 जुलाई को जापान की सादो सेना की खान को एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरियाई मजदूरों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के काले इतिहास को अपने प्रदर्शन में शामिल करने पर सहमति के बाद आया है। टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों में सुधार का यह संकेत देता है पंजीकरण। सादो सोने की खान अब अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए पहचानी जाती है। तो सादो गोल्ड माइन जो यूनेस्को से अभी क्या मिल गया है, यूनेस्को का स्टेटस मिल गया है। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है कि यूनियन मिनिस्टर हैं जयशंकर, जिन्होंने क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक में बेसिकली पार्टिसिपेट किया। तो क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड को कहां पर मीटिंग की गई है इसकी, टोक्यो में क्वाड देशों के बीच वार्ता हुई है अभी, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति का भी अनावरण किया है। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी मंत्रियों ने दक्षिणी चीन सागर में गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की इस क्वाड मीटिंग में।
4 कंट्रीज कौन कौन सी पार्ट है? एक तो इंडिया इसका पार्ट है, एक बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है, एक जापान इसका पार्ट है और एक यूएस इसका पार्ट है। उन्होंने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प लिया। टोक्यो में क्वाड देशों के बीच वार्ता के बाद संयुक्त बयान आया। ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, भारत के सुब्रमण्यम जयशंकर, जापान की योको कामाविका और अमेरिका के एंटी ब्लिंकन ने बैठक में पार्टिसिपेट किया। तो ये मेंबर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्वाड मीटिंग। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। सो नीति आयोग की 9वीं संचालन परिषद की बैठक के कुछ परिणाम आए हैं। तो अभी नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं संचालन परिषद की बैठक कंडक्ट की गई थी, जिसकी अध्यक्षता 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। बैठक राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आयोजित की गई। 20 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने इसमें भाग लिया। मुख्य परिणाम और चर्चाएं राष्ट्रीय विकास और नीति पहलों पर केंद्रित। क्लियर। नेक्स्ट इज भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय हुमायूं के मकबरे में भव्य उद्घाटन के लिए तैयार। तो भारत की राजधानी 19 जुलाई 2024 को हुमायूं के मकबरे परिसर में अपने पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन करने जा रही है। यह संग्रहालय, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर स्थित है, मुगल इतिहास और वास्तुकला पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करेगा। यह ऐतिहासिक कलाकृतियों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक गहन अनुभव का वादा करता है। दिल्ली के समृद्ध ऐतिहासिक आकर्षणों में एक महत्वपूर्ण जोड़ का भी ये उद्घाटन करेगा। क्लियर। स्टेट न्यूज है। तेलंगाना सीएम ने अनाउंस किया है 309 करोड़ डेवलपमेंट पैकेज फॉर कलवा कुर्ती। तेलंगाना मुख्यमंत्री ने कलवा कुर्ती के लिए 309 करोड़ रुपए का विकास पैकेज घोषित किया है। बेसिकली यह कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कलवा कुर्ती विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 309 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण विकास पैकेज की घोषणा की है। पैकेज का उद्देश्य जयपाल रेड्डी के भारतीय राजनीति में योगदान को सम्मान करना और उसके साथ साथ स्थानीय विकास का समर्थन करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 32.7% हिस्सेदारी 3,945 करोड़ रुपए में अधिकृत कर लिया। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जो आदित्य बिरला समूह का प्रमुख है, उस इंडियन सीमेंट में बेसिकली उसने 32.7% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण के मूल्य की अगर मैं बात करूं तो वो 3,945 करोड़ है। इसे शेयर खरीद समझौते के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा। समझौता नियामक अनुमोदनों के लंबित है। अल्ट्राटेक ने इन अनुमोदन को प्राप्त करने के बाद इंडिया सीमेंट के शेयर धारकों को 390 रुपए प्रति शेयर पर एक खुला प्रस्ताव देने की भी योजना बनाई है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड बेसिकली फाइनेंस न्यूज। तो दो चीजों के बीच में बात हो रही है, एक तो एनबीएफसी विच इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, और एक कर्नाटका बैंक। तो मैं आपको बार बार बैंक एश्योरेंस में हर बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक एश्योरेंस। तो बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या है? जब बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दें तो उसको हम क्या नाम देते हैं? बैंक एश्योरेंस नाम देते हैं। तो कर्नाटका बैंक ने अभी पार्टनरशिप की है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए। मतलब अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस कौन शेयर करेगा या कौन अपने कस्टमर्स को सेल करेगा? कर्नाटका बैंक शेयर करेगा। तो ये साझेदारी कर्नाटका बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी। सहयोग का उद्देश्य स्वास्थ्य, मोटर, यात्रा और गृह बीमा सहित विभिन्न बीमा आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह व्यक्ति और व्यवसाय दोनों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट राइज 12.6% बाय मार्च एंड 2024 आरबीआई डेटा। तो आरबीआई ने अभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा प्रोवाइड किया है जिसमें कहा है कि जो डिजिटल भुगतान है भारत में वो मार्च 2024 के अंत तक कितने बढ़े हैं? 12.6% बढ़े हैं, और ये साल दर साल वृद्धि कर रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक विच इज आरपीआई डीपीआई 445.5 तक पहुंच गया है। यह सितंबर 2023 में 418.77 और मार्च 2023 में 395.57 से वृद्धि को दर्शाता है। आरबीआई ने इस वृद्धि का श्रेय देश भर में भुगतान प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे में सुधार को दिया है। नेक्स्ट इज आईएनएस तबर, जो बेसिकली भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का फ्रिगेट है, वो अभी रूसी नौसेना दिवस समारोह के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया है। तो अभी 328वीं रूसी नौसेना दिवस का समारोह चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां पर भारत नौसेना की तरफ से आईएनएस तबर पहुंचा है। यह जहाज भारतीय सेना के पश्चिमी नौसैनिक कमान के तहत मुंबई में स्थित पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। रूसी संघ नौसेना द्वारा इसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतर संचालिता को मजबूत करना है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए इंडियन हाउस का अनावरण किया है। तो नीता अंबानी जो आईओसी मेंबर हैं और फाउंडर हैं रिलायंस फाउंडेशन की, उन्होंने अभी इंडियन हाउस का इनॉग्रेशन किया है 2024 जुलाई 27 2024 को ड्यूरिंग पेरिस ओलंपिक। यह ओलंपिक भारत का पहला देशीय घर है जो भारत की ओलंपिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अंबानी ने अपने भाषण में इस अवसर को भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बताया है। भारत के भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की आशा भी व्यक्त की है। क्लियर। नेक्स्ट इज लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है जब जॉर्जियन रसेल को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो लुइस हैमिल्टन ने जॉर्ज रसेल के अयोग्य घोषित होने के बाद बेल्जियम ग्रैंड फॉर्मूला 1 रेस जीत ली है। उनकी मर्सिडीज टीममेट जॉर्ज रसेल, जिन्हें पहले फिनिशिंग लाइन पार की थी, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। रसेल की कार को रेस के बाद निरीक्षण में वजन में कम पाए जाने के कारण अयोग्य बेसिकली डिक्लेयर किया गया है। हैमिल्टन की जीत के कारण तकनीकी प्रतिनिधि की रिपोर्ट द्वारा उल्लंघन की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। तो बाघों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, टाइगर कंजर्वेशन को लेके वैश्विक स्तर पर यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य बाघ से संबंधित मुद्दों के प्रति जन जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना है। यह दिन डिजिटल सहभागिता और बाघ संरक्षण के बारे में जानकारी फैलाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि। तो हम सबको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 27 जुलाई 2024 को उनकी 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और रक्षा प्रौद्योगिकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम में कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर कलाम की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है, जो ईमानदारी, विनम्रता और दृढ़ता पर जोर देती है। नेक्स्ट इज मनोज मित्तल ने केंद्र द्वारा नियुक्ति के बाद सिडबी के सीएमडी का कार्यभार संभाला। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अभी इसके चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया, सीएमडी किसको अपॉइंट किया गया, मनोज मित्तल को। और किसके थ्रू अपॉइंट किया गया, इसे भारत सरकार के थ्रू अपॉइंट किया गया। इससे पहले वे भारतीय उद्योग वित्त निगम के प्रबंधक निर्देशक भी थे। मित्तल का नेतृत्व सिडबी के छोटे उद्योगों के समर्थन के मिशन को आगे बढ़ाने की उम्मीद करता है। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 29 जुलाई 2024 के जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अगर मैं बात करूं तो विदेश मंत्री जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो टोक्यो जापान में अभी क्वेड की मीटिंग हुई है। क्वेड में 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस से। तो उसी मीटिंग में जापान और इंडिया के संबंधों को बढ़ाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहां पर एक महात्मा गांधी की प्रतिमा या मूर्ति का अनावरण किया गया है।
उसके साथ साथ हमने देखा कि जो जापान की सादो गोल्ड माइन है उन्हें यूनेस्को का दर्जा दे दिया गया है। जो यूनेस्को की 46वीं मीटिंग हुई है, कहां पर कंडक्ट की गई है? भारत में कंडक्ट की गई है। वहां पर उसे किस चीज का दर्जा दिया गया है? वहां पर इसको दर्जा दिया गया है बेसिकली यूनेस्को हेड साइट्स का। नेक्स्ट इज एस जयशंकर ने टोक्यो में क्वाड विदेशी मंत्रालयों की बैठक में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने देखे कुछ राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में अगर हम बात करें तो नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बेसिकली उसकी बैठक का डिस्कशन किया गया, परिणाम दिया गया, जहां पर 20 से ज्यादा बेसिकली सीएम और गवर्नर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो नीति आयोग की हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसकी कौन सी मीटिंग है इस बार? 9वीं गवर्निंग काउंसिल है। फिर हमने कुछ स्टेट न्यूज से देखा, जिसमें हमने देखा कि भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय या फिर अंडरग्राउंड संग्रहालय जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है? हुमायूं के मकबरे दिल्ली में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कल्वाकुर्ती के लिए 309 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की है। उसके बाद हमने बैंक और फाइनेंस से देखा, जिसमें हमने देखा अल्ट्राटेक ने 3,995 करोड़ में इंडिया सीमेंट के लगभग 32.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। बैंक इंश्योरेंस के लिए हमने देखा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और कर्नाटका बैंक ने आपस में क्या की है? साझेदारी की है, और डिजिटल भुगतान मार्च अंत 2024 तक 12.6% बढ़े हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा। नेक्स्ट, हमने कुछ डिफेंस न्यूज से देखा, जिसमें हमने देखा आईएनएस तबर रूसी नौसेना दिवस समारोह के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया है। कुछ हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे, जिसमें देखा नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का अनावरण किया है, और जॉर्ज रसेल के अयोग्य घोषित होने के बाद लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। इंपॉर्टेंट डे में बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 सेलिब्रेट किया गया। ऑब्चरी न्यूज में हमने देखा मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि बनाई गई, वो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। और नियुक्तियों में हमने देखा ISIDB विच इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अभी बेसिकली जो CMD है उसको मनोज मित्तल को केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 29 जुलाई 2024 के हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।